नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। महाराष्ट्र से शुरू हुई औरंगजेब पर सियासी जंग अभी भी जारी है। समाजवादी पार्टी के अबू आजमी ने मुगल शासक की तारीफ में बढ़ते विवाद पर सफाई के साथ धमकी तक दे डाली है। तो वहीं कल तक चुप्पी साधने वाले अखिलेश यादव भी आज बोल रहे हैं। इस सबके बीच मुगलिया सोच पर सीएम योगी भी हमलावर हैं। ये रिपोर्ट देखिए। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं। उस कमत को निकालो पार्टी और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। फिल्म छावा से शुरू हुई औरंगजेब पर लड़ाई जारी है। महाराष्ट्र के साथ इसकी तपिश यूपी तक महसूस की जा सकती है। हलचल इतनी तेज है कि औरंगजेब की तारीफ करने वाले अबू आजमी पर दो एफआईआर हो चुका है और अब महाराष्ट्र विधानसभा में भी उन पर एक्शन हुआ है। उन्हें मौजूदा बजट सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। इनका इस सत्र के लिए निलंबन विधानसभा ने करा, पर केवल इस सत्र के लिए निलंबन करने से काम नहीं चलेगा। ये भावना पूरे महाराष्ट्र की है, देश की है, सभी क्रोधित विधायकों की है और उस कारण एक कमेटी गठित की गई है। हंगामा हुआ तो तमाम हमलों के बाद समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने अपनी सफाई दे दी। अपने शब्दों को वापस लेने की बात कही, लेकिन अपने बयान पर माफी नहीं मांगी और ऊपर से सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर उन्हें कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। मैं अपने बयान को इसलिए वापस ले रहा हूँ, हालांकि मेरा बयान नहीं है, यह बयान तो हिस्टोरियन लोगों का है कि लोगों में एक आहत हो गई है, लोगों को एक गलत तरीके से मेरे खिलाफ भड़का दिया गया है, इसलिए मैं अपने बयान को अपने वापस लेता हूँ। देखिए, सरकार में बैठे हुए लोग ही तो मेरे खिलाफ नफरत पैदा कर रहे हैं। मैं एक बार उनको जरूर सूचित कर दूंगा कि मुझे बहुत गालियां आ रही हैं। अब अगर मुझे कुछ होगा तो सरकार की जिम्मेदारी। अबू आजमी के मुगलिया प्रेम पर चुप्पी साधने वाली पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने खामोशी तोड़ी और महाराष्ट्र विधानसभा में अबू आजमी के सस्पेंड होने पर विरोध जताया। अखिलेश यादव ने पोस्ट कर कहा कि निलंबन का आधार यदि विचारधारा से प्रभावित होने लगेगा तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और परतंत्रता में क्या अंतर रह जाएगा। हमारे विधायक हो या सांसद, उनकी बेखौफ दानिशमंदी बेमिसाल है। कुछ लोग अगर सोचते हैं कि निलंबन से सच की जुबान पर कोई लगाम लगा सकता है तो ये फिर उनकी नकारात्मक सोच का बचपना है। औरंगजेब विवाद में इस बार सीएम योगी आदित्यनाथ का भी जवाब आया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने औरंगजेब को आदर्श माना है। ऐसे नेता को यूपी में भेजो, इनका यहाँ इलाज होगा। समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। एक तरफ आप कुंभ को कोसते रहे और दूसरी तरफ औरंगजेब जैसे दुष्ट और क्रूर धर्मान मंदिरों को तोड़ने वाले व्यक्ति को, भारत की आस्था को निर्ममता के साथ रौंदने का कार्य करने वाले व्यक्ति को महिमा मंडन करते हो। खंडन क्यों नहीं समाजवादी पार्टी खंडन करे इसका। लाल बिहारी सुनिए, समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए। समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए और समाजवादी पार्टी को इसको बाहर निकाल देना चाहिए बाहर, या यहां बुलवाइए सम्मेलन में। उत्तर प्रदेश तो ऐसे लोगों का उपचार करने में बहुत देरी नहीं करता है। वैसे तो अबू आजमी के बयान से समाजवादी पार्टी के सहयोगी भी इत्तेफाक नहीं रखते। विरोध के सुर उनके भी तेज हैं, लेकिन कहते हैं ना कि सियासत की अपनी मजबूरी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। औरंगजेब के लिए महाराष्ट्र के एसपी विधायक अबू आजमी का प्रेम समाजवादी पार्टी के लिए भले गले की हड्डी बन गया हो, क्योंकि मुगलिया सोच से शुरू हुई ये सियासी लड़ाई और बुलडोजर कार्रवाई की मांग तक पहुंच गई है। हिंदू संगठनों ने औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर एक्शन की मांग की है।
औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं। तो आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। अबू आजमी की मुगलिया प्रेम से शुरू हुई सियासी लड़ाई अब बुलडोजर एक्शन की मांग तक पहुंच गई है। महाराष्ट्र स्थित क्रूर मुगल शासक औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर एक्शन की मांग उठ गई है। मथुरा के संतों ने औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर चलाने की मांग की है। संतों का कहना है कि भारत एक पवित्र भूमि है, यहाँ भगवान राम और कृष्ण ने जन्म लिया था। इस भूमि पर अत्याचारी की कब्र बर्दाश्त नहीं की जा सकती। महाराष्ट्र में जो औरंगजेब की जो कब्र बनी हुई है, आज उसी विषय में वृंदावन मीटिंग हुई है। हम सभी सनातन हिंदू चाहते हैं कि ऐसे आतताई, ऐसे दुर्दांत अत्याचारी औरंगजेब की कब्र हिंदुस्तान में क्या कर रही है? ऐसे व्यक्ति की कब्र को कांग्रेस सरकार ने संजोए रखा, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। औरंगजेब की कब्र को तुरंत बुलडोजर चला कर हटा देना चाहिए। जिसका एक खूनी इतिहास रहा है। बताते हैं कि लाखों जनेऊ देख करके वो पानी पीता था। ऐसे क्रूर व्यक्ति की, राक्षस व्यक्ति की कोई भी निशानी अगर भारत में है तो उसको तत्काल नष्ट करें। जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में उसकी अस्थियों को सहेजने का जो काम किया गया है, उसके कब्र को भी अब खोद के फेंक देने का कार्य किया जाना चाहिए। उसकी अस्थि को, उसकी अंतिम अस्तित्व को भी भारत से अब उखाड़ के फेंकने की आवश्यकता है। साधु संतों की मांग पर मुस्लिम धर्म गुरु की भी प्रतिक्रिया आई है। मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा है कि औरंगजेब एक मशहूर बादशाह थे। गैर मुस्लिम लोग मुसलमानों के पीछे पड़े हैं और औरंगजेब की कब्र के बहाने हिंदुस्तान के मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है। वो एक मशहूर बादशाह थे। उनसे नफरत जो गैर मुस्लिमों को है और ख़ास तौर पर धर्म रक्षा संघ के पदाधिकारी और श्री कृष्ण जन्म स्थान संघर्ष समिति के पदाधिकारियों को जो नफरत है, वो नफरत बिला वजह की है, सिर्फ मुसलमान होने की वजह से है। उधर महाराष्ट्र के अमरावती से पूर्व सांसद और बीजेपी नेता नवनीत राणा ने छत्रपति संभाजी नगर में मौजूद औरंगजेब की कब्र को भी हटाने की मांग की है। नवनीत राणा ने कहा है कि महाराष्ट्र में केवल छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों का स्थान होगा और यहाँ औरंगजेब के विचारों के लिए कोई जगह नहीं है। मैं महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को और एक विनंती करूंगी, जिस तरीके से अबू आजमी को सस्पेंड किया, उसी तरीके से संभाजी नगर में जो आज भी औरंगजेब की कब्र है, उसी तरीके से उसे उखाड़ के ये महाराष्ट्र से बाहर कीजिए। जो औरंगजेब की बातें करते हैं, जो औरंगजेब को अपना सो कॉल्ड फादर बुलाते हैं, उनको भी सबक सीखनी चाहिए कि महाराष्ट्र में औरंगजेब की नहीं, यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज के विचार चलेंगे। अब जब औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर का साया मंडराता दिख रहा है, तो उसकी विचारधारा के समर्थकों में खलबली मच गई है। औरंगजेब की शान में कसीदे पढ़ने वाले AIMIM चीफ असीदुद्दीन ओवैसी अब छत्रपति शिवाजी महाराज की यशोगान कर रही है। वैसे भी ओवैसी की जुबान छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर यूं ही शहद नहीं टपका रही है। इसके पीछे चुनावी फायदे की आस है। ब्यूरो रिपोर्ट। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर से चौंकाने वाला फैसला लिया है। मायावती ने 2 दिन पहले ही अपने भाई आनंद कुमार को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया था, लेकिन 48 घंटे में उन्हें पद से हटा दिया। इससे पहले अपने भतीजे आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर समेत तमाम पदों से हटाया था। आनंद कुमार पार्टी के उपाध्यक्ष बने रहेंगे। तो वहीं मायावती ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि आनंद कुमार ने स्वेच्छा से पद छोड़ा है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक और बड़ा फैसला लिया। भतीजे आकाश आनंद के बाद मायावती ने अपने भाई आनंद कुमार को भी नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया। उनकी जगह किसी और को नेशनल कोऑर्डिनेटर पद की जिम्मेदारी दी गई। आनंद कुमार को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाने के 48 घंटे के भीतर ही मायावती ने यू टर्न ले लिया। आनंद कुमार पहले की ही तरह बीएसपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर रहते हुए सीधे मायावती के दिशा निर्देश पर अपनी जिम्मेदारियों को निभाते रहेंगे। इस तरह बीएसपी प्रमुख मायावती की तरफ से एक बार फिर से बड़ा सांगठनिक बदलाव किया गया है।
आनंद कुमार की जगह सहारनपुर के रहने वाले रणधीर बेनीवाल को मायावती ने बहुजन समाज पार्टी में नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है। यानी अब जो दो नए नेशनल कोऑर्डिनेटर बहुजन समाज पार्टी में होंगे वो हैं रामजी गौतम और रणधीर बेनीवाल। इससे पहले मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के साथ ही सभी पदों से हटा दिया था। भाई आनंद कुमार को नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी सौंपी थी। इसके अलावा रामजी गौतम को भी बीएसपी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया था। मायावती ने कुछ दिन पहले अपने पुराने भरोसेमंद और रिश्ते में समधी अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निकाला था। मायावती ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करके जानकारी दी कि आनंद कुमार ने पार्टी और मूवमेंट के हित में एक पद पर कार्य करने की इच्छा जताई थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। अब वो पहले की तरह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर रहते हुए मेरे निर्देशन में काम करेंगे। वहीं आकाश आनंद को केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने अपनी पार्टी में आने का ऑफर दिया है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यानी के आरपीआई में शामिल होने के ऑफर को फिलहाल दिया गया है। अठावले का मानना है कि इससे उनकी पार्टी को यूपी में मजबूती मिलेगी। जो आकाश आनंद जी है, जो मायावती के भतीजे है, उनको मायावती ने मतलब उनको पार्टी से निकाला है। तो आज मैं उनको आह्वान करना चाहता हूं कि बाबा साहब का मिशन अगर अपने को आगे बढ़ाना है तो हम सब लोग एक साथ आकर आगे बढ़ा सकते हैं। और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बाबा साहब की पार्टी है, इसलिए आकाश आनंद जी रिपब्लिकन पार्टी ज्वाइन करे। इसी तरह का एक मेरा उनको ऑफर है और वक्त मिलेगा तो मैं उनके साथ बात करने वाला हूं। और वो अगर पार्टी में आ जाते हैं तो उत्तर प्रदेश में रिपब्लिकन पार्टी और भी ज्यादा मजबूत हो सकती है। कुछ दिन पहले ही लखनऊ में मायावती की अध्यक्षता में बीएसपी की बड़ी बैठक हुई थी, जिसमें यूपी, उत्तराखंड के साथ ही कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे। बैठक में मायावती ने पार्टी को मजबूत करने का मंत्र अपने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को दिया था। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, दोनों बीजेपी की राह पर हैं। प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 में होना है, लेकिन प्रमुख विपक्षी दल सपा ने अभी से प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। महिला मतदाताओं को साधने की कोशिश है। क्या है समाजवादी पार्टी की प्लानिंग और क्या है कांग्रेस की रणनीति, जिसे बीजेपी की नकल कहा जा रहा है? आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। सभी राजनीतिक दल भारत की राजनीति में महिला मतदाताओं का महत्व समझने लगे हैं। महिलाएं चुनाव में जीत की चाबी बनकर उभरी हैं। इसीलिए सभी दलों में महिला मतदाताओं को साधने की होड़ मची है। चुनावी राज्यों में सभी पार्टियां महिलाओं को हर महीने आर्थिक मदद देने का ऐलान कर रही हैं। 2027 के चुनाव के लिए अखिलेश यादव अभी से दांव चल रहे हैं। महिलाओं के उत्थान और समृद्धि के लिए उत्तर प्रदेश में स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लागू करने का वादा कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने इस योजना के तहत महिलाओं के बैंक खाते में सीधे धनराशि भेजने, युवतियों को मोबाइल देने और प्रतिभावान छात्राओं को लैपटॉप देने का वादा किया है। इसके अलावा उन्होंने पीडीए पाठशाला शुरू करने का भी वादा किया है, जिसमें महिलाओं और लड़कियों का स्किल डेवलपमेंट होगा। समाजवादी पार्टी की सरकार 2027 में बनेगी, इसमें दो राय नहीं है। और सरकार बनते ही समाजवादी पार्टी जो सबसे पहला एक काम करेगी वो काम है महिलाओं का सम्मान कैसे किया जाए, महिलाओं को सुरक्षा कैसे दी जाए, उन महिलाओं का जीवन बेहतर कैसे बनाया जाए जो आज महिलाएं इस स्थिति में पहुंच चुकी हैं। कहने को तो इस सरकार ने बहुत काम किया है, बताने को तो इस सरकार ने बहुत काम किया है, लेकिन किसी समाज का उत्थान करने जैसी चीज़ अब तक सामने नहीं आई। उधर उत्तराखंड में कांग्रेस ने भी आने वाले 3 महीने के लिए प्लान तय कर रखा है। पब्लिक और कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए कांग्रेस 2 अलग अलग प्रोग्राम चलाना चाहती है, जिसमें पहला प्रोग्राम कांग्रेस कुटुंब है, जिसमें पुराने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के घर जाने का प्रोग्राम होगा। सीनियर नेताओं के भी उनके घर जाने की बात हो रही है। वहीं दूसरा प्रोग्राम चाय पर चर्चा है। कांग्रेस को लगता है चाय पर चर्चा की छोटी छोटी बैठकें कार्यकर्ता से जुड़ने में कारगर साबित होंगी। देखिए, चाय का चर्चा एक प्रोग्राम जो हमारा था वो काफी अच्छा रहा और उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे। कार्यकर्ताओं का भी कहना था उसका फर्क पड़ रहा है, हम पेनिट्रेट कर पा रहे हैं इश्यूज को नीचे तक।
और उसको दोबारा शुरू करने की कोशिश हमारी है। उसके अलावा कुटुंब कांग्रेस का हम एक कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, जिसमें जो ऐसे परिवार जो कांग्रेस से जुड़े रहे हैं और किसी न किसी वजह से आज वो अलग थलग हैं या वो कार्यक्रमों में नहीं है, उनके घरों में वरिष्ठ जनों के प्रोग्राम लगाने का है। भारतीय राजनीति में सभी दलों में महिला मतदाताओं को साधने की होड़ मची है। महिलाओं को लेकर बीजेपी की योजनाओं को कॉपी किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर मध्य प्रदेश की लाडली बहन योजना, महाराष्ट्र की माझी लड़ाकी बहन योजना, छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना, दिल्ली में महिला समृद्धि योजना को देखा जा सकता है। चाहे कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, बीजेपी किसी को चुनौती नहीं मानती। पहले योजना लाने से पहले सम्मान करना प्रारंभ कर दें तो ज्यादा अच्छा होगा। उनके राज्य में सबसे ज्यादा अपमानित महिला ही हुई हैं। और अभी आप जो कह रहे थे ना कि इबादत की सबको अधिकार है और सब लोग अपना पूजा पाठ करें। भारत में किसी को अपने धर्म के पालन करने से सरकार रोकती नहीं है। और जहां तक स्त्री की समृद्धि की है, मोदी जी की तमाम योजनाएं पहले से आ गई। नारी शक्ति वंदन जो है वो पहले से आ गया है। आरक्षण पहले से हमारे वहां दे दिया गया है। लाडली बहना योजना पहले से ही बहुत जगह चल रही है। बहरहाल अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी के लिए महिलाओं को सरकार बनने पर आर्थिक मदद देने का वादा किया है। अब देखने वाली बात होगी कि 2027 के चुनाव में यूपी में एसपी के इस वादे का कितना असर होता है और भाजपा इसका क्या तोड़ निकालती है। उत्तर प्रदेश की 15 करोड़ 29 लाख मतदाता जनसंख्या में से 7 करोड़ 15 लाख महिलाएं शामिल हैं और 2024 के आम चुनाव में 68% महिला मतदान ने उसकी अहमियत को भी साबित किया है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि महिलाओं के लिए ये योजना सपा के लिए सत्ता का रास्ता खोलने और भाजपा को चुनौती देने में कितना सफल साबित होगी। और 2027 के चुनावी नतीजे ये तो तय करेंगे ही कि महिला वोट किस दिशा में जाएगा, लेकिन ये बात भी साफ है कि अब हर दल के लिए महिला मतदाता सबसे प्रभावशाली चुनावी कारक अब बन चुकी है। कैमरा पर्सन मनोज शाही के साथ नितिका दीक्षित, न्यूज़ 18 लखनऊ। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटें। को बड़ी सौगात देते हुए केदारनाथ रोपवे और हेमकुंड साहिब रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। 4081 करोड़ की लागत से सोनप्रयाग से केदारनाथ तक लगभग 13 किलोमीटर लंबा रोपवे बनाया जाएगा। और रोपवे के निर्माण के बाद अभी जो यात्रा 8 से 9 घंटे में पूरी होती है, वो 36 मिनट में पूरी हो जाएगी। इसमें 36 लोगों के बैठने की क्षमता होगी। वहीं 2730 करोड़ की लागत से हेमकुंड साहिब रोपवे का भी निर्माण किया जाएगा। धाम, चार धाम में बहुत ही महत्वपूर्ण धाम है केदारनाथ धाम। यहाँ एक 12.9 किलोमीटर का रोपवे बनाने का आज फैसला लिया गया है। करीब 4081 करोड़ 4081 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट होगा। और जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग केदारनाथ जी है, वहां पर जितने श्रद्धालु भक्त जाते हैं उनके लिए चार धाम की इस यात्रा में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन ये प्रोजेक्ट बनेगा। ये 12.9 किलोमीटर का प्रोजेक्ट बनेगा उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड और नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड, ये NHAI की सब्सिडरी है, इन दोनों कंपनीज के जॉइंट वेंचर से बनेगा। जो बड़ा फायदा होगा वो ये होगा कि जो आज 8 से 9 घंटे की जर्नी है वो 36 मिनट्स की जर्नी हो जाएगी। दूसरा प्रोजेक्ट इसी कड़ी में है, विरासत भी विकास भी का हेमकुंड साहिब का रोपवे। हेमकुंड साहिब भी अपने उत्तराखंड में ऋषिकेश से ऊपर जाते हैं। गोविंद घाट एक बेस कैंप है। गोविंद घाट से एक रास्ता बद्रीनाथ जी की तरफ है और एक रास्ता घांगरिया होते हुए वैली ऑफ फ्लावर्स और हेमकुंड साहिब के लिए जाता है। ये पूरा उसका स्केच एक आपके लिए एक सरल तरीके से बनाया गया है, जिससे कि आसानी से लोकेशन ढंग से समझ में आ सके।
ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेसवे स्थित गौर यमुना सिटी में विश्व की सबसे ऊंची 108 फीट की भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा बनाई गई है। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 19 स्थित यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे गौर यमुना सिटी प्रोजेक्ट के बराबर इस प्रतिमा को बनाया गया है। करीब 8 सालों से बनकर ये मूर्ति तैयार हुई है। सुबह 6:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और शाम 4:30 से 9:30 बजे तक इसके दर्शन किए जा सकते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे से गुजरने वाले यात्री भी इस प्रतिमा के दर्शन कर सकेंगे। ये जो मंदिर बना हुआ है श्री कृष्ण भगवान की 108 फीट की मूर्ति है। जयपुर से मंदिर आया हुआ है। मूर्ति पर जितना ही पत्थर लगा हुआ है इसमें काम हुआ है, सब जयपुर के कारीगर आए थे। उन्होंने सारा अपने हाथ में बनाया। लगभग 40 से 50 लेबर कारीगरों ने काम किया है और 7 से 8 साल लगभग लगे इस बनने में। खबर गोंडा से है, जहां महाकुंभ के समापन के बाद दमकल की गाड़ियां अब गंगाजल वितरित कर रही हैं। आज पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में दमकल की गाड़ी से 4,500 लीटर गंगाजल लाया गया और सैकड़ों लोगों को बांटा गंगाजल। दरअसल प्रयागराज महाकुंभ में जो लोग किन्हीं कारणों से स्नान करने के लिए नहीं जा पाए हैं, उनके घरों तक अब यूपी सरकार के निर्देश पर उत्तर प्रदेश अग्निशमन विभाग यानी कि फायर विभाग की ओर से टेंडर के माध्यम से गंगाजल पहुंचाया जा रहा है। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।